नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो टूक बयान के बाद अब यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस पर जल्दी ही आगे बढ़ेगी। राजनीतिक दलों में इसे लेकर अब हलचल तेज हो गई है। वहीं विधि आयोग को अब तक 8.5 लाख से अधिक सुझाव मिल चुके हैं। सवाल है कि क्या सरकार राज्यसभा में समान नागरिक संहिता के बिल को पारित करा सकती है, जहां उसे बहुमत नहीं है। दूसरा सवाल यह भी है कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर लाए अध्यादेश का राज्यसभा में क्या होगा। आज इन दोनों ही सवालों की पड़ताल करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ही बिलों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका आम आदमी पार्टी की रहने वाली है। पहले बात कर लेते हैं समान नागरिक संहिता की। आपको बताएं कि राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार ने 3 तलाक और अनुच्छेद 370 के खात्मे जैसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद बिल पारित कराए हैं। इसलिए समझना आसान है कि सरकार अगर चाहे तो वह राज्यसभा में समान नागरिक संहिता बिल भी पारित करा सकती है। आपको संख्या बता देते हैं। राज्यसभा का गणित बिल्कुल स्पष्ट है। 245 सदस्यों की राज्यसभा है, जहां पर कि अभी 237 सदस्य हैं। 8 स्थान खाली हैं। इनमें 2 मनोनीत सांसदों की सीट भी शामिल है, यानी वो भी अगर सरकार मनोनीत करती तो वो सरकार के पक्ष में जाएंगे। यानी बहुमत का जो आंकड़ा है फिलहाल 119 पर आकर टिका हुआ है। अगर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की बात करें तो उनके पास अभी 109 सांसदों की संख्या है। इनमें बीजेपी के 92 हैं, एआईएडीएमके के 4 सांसद हैं। इसके अलावा जो छोटी पार्टियां उनके 1-1 सांसद हैं। वे पार्टियां हैं एजीपी, असम गण परिषद, एनपीपी, एसडीएफ, आरपीआई, एमएनएफ, टीएमसीएम और पीएमके। इनके कुल मिलाकर के 7 सांसद हैं। इनके अलावा 5 मनोनीत सांसद हैं जो सरकार के पक्ष में वोट डालते हैं। इसके साथ साथ एक निर्दलीय सांसद का भी समर्थन सरकार को हासिल है। तो यानी सबको मिला लें तो भी एनडीए की जो संख्या है बहुमत के आंकड़े से 10 की दूरी पर रह जाती है। 109 पर आकर यह आंकड़ा टिक जाता है, यानी उन्हें बहुमत के लिए 10 सांसद और चाहिए। वैसे तो 24 जुलाई को राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है। कल ही चुनाव आयोग ने इसका ऐलान किया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की 1 सीट पर उपचुनाव भी होने वाला है। अभी बीजेपी के पास राज्यसभा में 93 सांसद थे, लेकिन सोमवार को उनके राज्यसभा के सांसद थे हरद्वार दुबे, उनकी मृत्यु हुई। अब बीजेपी के पास 92 सांसद हैं। मनोनीत सांसदों के भी 2 स्थान रिक्त हैं। तो यानी यह सरकार के पास ऑप्शन है इसको नॉमिनेट करने का। राज्यसभा की 10 सीटों पर 24 जुलाई को चुनाव होना है। इनमें गुजरात से 3 और गोवा से 1 सीट बीजेपी को मिलना तय है। जो बीजेपी की अभी संख्या थी इन राज्यों से वही रहने वाली है। लेकिन पश्चिम बंगाल से पहली बार बीजेपी को राज्यसभा की 1 सीट मिलेगी और ये वो कांग्रेस के खाते से लेगी। हालांकि इसके बावजूद एनडीए बहुमत से दूर रहेगा 24 जुलाई के चुनाव के बावजूद। लेकिन बहुमत से दूर होने के बावजूद समान नागरिक संहिता का बिल राज्यसभा में पारित कराने के लिए सरकार को ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा क्यों, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। क्योंकि बीजेपी को बीजेडी, बीआरएस, वाईएसआरसीपी और आप, ये 4 पार्टियां हैं, इनका समर्थन चाहिए। आपको बता देते हैं इनकी संख्या क्या है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 हैं, बीजेडी के 9 सांसद हैं, वाईएसआरसीपी के 9 सांसद और बीआरएस के 7 सांसद हैं। अगर हम समान नागरिक संहिता की बात करें तो बीजेडी एक ऐसा दल है जो खुलकर समान नागरिक संहिता के समर्थन का ऐलान कर चुका है। यानी 9 सांसद बीजेडी के वो सरकार के पाले में आ सकते हैं। इसी तरह आम आदमी पार्टी, उसने भी आज ये कह दिया है कि वो सैद्धांतिक तौर पर समान नागरिक संहिता का समर्थन करती है। तो 10 सांसद आम आदमी पार्टी के, 9 सांसद बीजेडी के, 19 सांसदों का समर्थन सरकार को मिल जाता है। वहीं बीआरएस ने यह कहा है कि वो बिल का मसौदा देखकर फैसला करेगी। तो ये ऑप्शन उन्होंने फिलहाल ओपन रखा है। लेकिन जो वाईएसआरसीपी है आंध्र प्रदेश की, उसके बारे में माना जा रहा है कि वो इस बिल का विरोध करेगी। ऐसे में एनडीए, आम आदमी पार्टी और बीजेडी तीनों को अगर मिला दिया जाए तो यह संख्या 130 से भी अधिक हो जाती है। यानी जो बहुमत का आंकड़ा है ये उसके पार निकल जाता है। तो ऐसी सूरत में आम आदमी पार्टी और बीजेडी, केवल इन 2 दलों के समर्थन से सरकार राज्यसभा में समान नागरिक संहिता के बिल को आसानी से पारित करा सकती है और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हर हालत में उसे आम आदमी पार्टी के 10 सांसदों का समर्थन चाहिए। वैसे जैसे हम बता रहे हैं लगातार कि आम आदमी पार्टी ने आज कहा है कि सैद्धांतिक रूप से वो समान नागरिक संहिता के पक्ष में है। आइए सुन लेते हैं। हम यूसीसी को सपोर्ट करते हैं इन प्रिंसिपल,
आप देखेंगे कि आर्टिकल 44 भी इसको सपोर्ट करता है। आर्टिकल 44 ये कहता है कि यूसीसी होना चाहिए, तो इन प्रिंसिपल हम इसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन चूंकि ये मुद्दा ऐसा है जिसमें सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए हमारा ये मानना है कि इसको एक वाइडर कंसल्टेशंस के थ्रू ही देश में लागू करनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी कह रही कि वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए, उसके बाद इसे लागू किया जाना चाहिए। यानी समान नागरिक संहिता पर सरकार और आम आदमी पार्टी के जो विचार है वो समान दिख रहे हैं, लेकिन एक दूसरा मुद्दा है जिस पर दोनों ही एक दूसरे के सामने तलवार लेकर खड़े हुए हैं। ये दूसरा मुद्दा है दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग वाले अध्यादेश का, जिस पर अगले महीने शुरू होने वाले मानसून सत्र में गर्मा गर्मी देखने को मिल सकती है। जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जो मानसून सत्र है तूफानी हो सकता है। 17 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। 10 से 12 अगस्त तक यह सत्र चल सकता है, इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है। हालांकि इस बारे में जो अंतिम निर्णय है तारीखों के बारे में वो संसदीय मामलों की जो कैबिनेट कमेटी है CCPA, उसकी बैठक में फैसला किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। बताया गया है कि अगले कुछ दिनों में CCPA की बैठक होगी जिसमें कि तारीखों को अंतिम रूप दिया जाएगा कि मानसून सत्र कब से होगा। लेकिन माना जा रहा है कि जो दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग वाला अध्यादेश है वो मानसून सत्र में छाया रहेगा, और इसीलिए हम लिख रहे हैं इसको कि ये मानसून सत्र तूफानी हो सकता है। वैसे सरकार अपनी ओर से कई अन्य बिलों को भी पारित कराने की कोशिश करेगी। कुछ महत्वपूर्ण बिल जो अटके हुए उन पर नजर डाल लेते हैं। कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी संशोधन बिल ये एक है। वन संरक्षण संशोधन बिल ये भी एक महत्वपूर्ण बिल है जो सरकार चाहेगी कि पारित हो। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल और डिसिप्लिन बिल ये भी शामिल है, जो सरकार की इच्छा होगी कि वो अगले मानसून सत्र में इसको पारित करा ले। तो राज्यसभा में ये दिलचस्प स्थिति देखने को मिल सकती है कि जहां समान नागरिक संहिता बिल पर आम आदमी पार्टी सरकार को समर्थन दे सकती है, वहीं दिल्ली में सरकारी अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग वाले बिल को राज्यसभा में रोकने के लिए आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। आपको बता देते कि उसको लेकर के क्या गणित बन रहा है, अध्यादेश को लेकर राज्यसभा में किस तरह का अंक गणित बनता दिख रहा है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो वहां पर BJD और YSRCP पर दारोमदार रहेगा। इस अध्यादेश को पारित कराने को लेकर सरकार इन्हीं दो पार्टियों के ऊपर निर्भर करेगी। कांग्रेस की जहां तक बात करें, कांग्रेस ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। इसी बात को लेकर के आम आदमी पार्टी कांग्रेस से नाराज भी है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे कि सरकार के समर्थन में वो खड़ी हुई दिखाई दे। तो कांग्रेस खिलाफ गई तो BJD और YSR कांग्रेस की जरूरत सरकार को पड़ने वाली है। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। 245 सीटें हैं, लेकिन मौजूदा संख्या 237 है। बहुमत के लिए 119 चाहिए, जबकि बीजेपी और सहयोगियों के पास 109 ही सांसद हैं। इसमें बीजेपी के 92, AIADMK के 4 और मनोनीत 5 सांसद हैं। बीजेपी को कुछ अन्य छोटे दलों का समर्थन हासिल है। इस तरह से संख्या 109 तक पहुंचती है। ये गणित हमने अभी कुछ देर पहले UCC के मामले में भी देखा। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अध्यादेश का जो असली परीक्षण है वो किस तरह होगा, इसमें राज्यसभा में उसके खिलाफ 110 वोट सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। अभी हमने कांग्रेस को भी खिलाफ में ही रख लिया है, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस भी खिलाफ में ही वोट देगी। तो कांग्रेस के 31 खिलाफ हैं, TMC तृणमूल कांग्रेस के 12, आम आदमी पार्टी के 10 तो होंगे ही, DMK के 10, BRS के 7 ये खिलाफ होंगे। इसके साथ साथ जो अन्य पार्टियां हैं वो भी खिलाफ में, लेफ्ट पार्टियों के साथ वो खिलाफ है। RJD के 6 वो खिलाफ में वोट डालेंगे, JDU के 5, NCP के 4, समाजवादी पार्टी के 3, शिवसेना उद्धव जो है वो उसके तीनों सांसद राज्यसभा में वो खिलाफ वोट डालेंगे, JMM के 3 और साथ ही BSP का 1 और अन्य 8, ये सारे हम मान करके चल रहे हैं कि खिलाफ वोट डालेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, सारा दारोमदार जैसा हम बार बार कह रहे हैं BJD और YSR कांग्रेस पर आकर टिक जाता है, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों के 9 सांसद वहां पर हैं। अध्यादेश का भविष्य ये 18 सांसद मिलकर तय कर सकते हैं, BJD और YSRC कांग्रेस। केजरीवाल को अब तक इन दलों का समर्थन नहीं मिला है। कोशिश वो कर रहे थे कि इनका समर्थन लें, लेकिन इन दोनों ही दलों ने कमिट नहीं किया है। और वैसे भी कई विवादास्पद बिलों पर ये अभी तक सरकार की मदद कर चुकी हैं ये दोनों पार्टियां, तो इसलिए सरकार को उम्मीद है कि शायद एक बार फिर से ये साथ आएंगे। और 3 तलाक और अनुच्छेद 370 हटाने पर भी इन पार्टियों ने सरकार का समर्थन किया था। तो इसीलिए ये बता रहे हैं, लग रहा है कि शायद ये जो अध्यादेश है ये भी पारित हो जाएगा। लेकिन गणित ये भी बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पास सरकार से सौदेबाजी का एक बहुत अच्छा मौका है। वे समान नागरिक संहिता पर अपने समर्थन के बदले केंद्र सरकार से दिल्ली अध्यादेश पर झुकने को
कह सकते हैं। तो क्या वो ये सौदेबाजी करेंगे, ये देखने की बात होगी, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है, इससे किसी बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए बीजेपी जो जनसंघ के जमाने से, जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उसके फाउंडर थे, जिस राज्य से आते थे पश्चिम बंगाल से, पहली बार बीजेपी पश्चिम बंगाल से राज्यसभा का निर्वाचित सांसद लेने जा रही है। बीजेपी ये सीट कांग्रेस से छीनेगी। 24 जुलाई को राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव है, जिनमें 6 पश्चिम बंगाल की हैं। और आपको बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का गृह राज्य है पश्चिम बंगाल, यहां से पहली बार सीट मिलेगी। अभी तक राज्य से बीजेपी के 2 सांसद रहे हैं, रूपा गांगुली और पत्रकार स्वप्नदास गुप्ता, लेकिन दोनों को ही राष्ट्रपति ने मनोनीत किया था। मनोनयन के बाद वो बीजेपी में आधिकारिक तौर पर शामिल हुए थे सांसद के तौर पर। बीजेपी के पास राज्य की 294 में से 70 विधानसभा सीटें, वैसे 77 जीत करके आए थे, लेकिन 7 विधायक इधर उधर हो गए, वापस टीएमसी में कुछ चले गए। तो अब 70 सीटें उनके पास बची है, जो कि काफी है एक सीट आसानी से जीतने के लिए। तो इस तरह बीजेपी वहां पर जीत जाएगी, पहली बार पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की कोई सीट। बाकी जो 5 सीटें हैं उन पर टीएमसी की जीत पक्की है, और एक सीट पर वहां पर उपचुनाव होने जा रहा है, वो सीट भी टीएमसी के खाते में जाएगी। तो इस तरह से यह राज्यसभा का गणित है। और इसमें जैसा कि हमने बिल्कुल बता दिया कि आम आदमी पार्टी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, वो चाहे समान नागरिक संहिता का मुद्दा हो या फिर दिल्ली में लाए गए अध्यादेश का मुद्दा हो। इन दोनों ही मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल के पास कह सकते हैं कि तुरुप का पत्ता रहेगा। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। महाराष्ट्र सरकार ने वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का नाम बदलकर वीर सावरकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। साथ ही मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने के प्रस्ताव को भी आज मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। इस काम के इस साल दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में बाला साहब ठाकरे के नाम पर राज्य में करीब 700 जगहों पर अपना क्लिनिक शुरू करने का फैसला भी किया गया। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।